सीएम की आपत्तिजनक एआई वीडियो वायरल, मामले में एक युवक गिरफ्तार। त्यूड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। चारधाम यात्रा और भारत पाकिस्तान के मध्य चल रहे तनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। हरिद्वार पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। चौकी धनौरी में शांति गोष्ठी आयोजित। बालोगंज भट्टा मार्ग पर पिछले 3 दिनों से लगातार बह रहा सीवर। स्कूली छात्र छात्रा भी हो रहे परेशान। सूचना के बावजूद नहीं जागा विभाग। बिरान कलियर में गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक तस्कर घायल। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। रामनगर में 2 पक्षों के बीच चल रहा है जमीनी विवाद, मामले को लेकर जांच जारी। रामनगर में पुलिस बल तैनात। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की है बैठक, की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी पार्टी श्रीदेव सुमन नगर मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों के साथ की परिचयात्मक बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी को दिए दायित्व की दी शुभकामनाएं। बैठक में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और मंडल के अध्यक्ष प्रदीप रावत भी रहे उपस्थित। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, बीजेपी पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी। पीएम मोदी का 3 बार देश का नेतृत्व करना पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत का ही परिणाम। एक लोकतांत्रिक पार्टी है बीजेपी का कार्यकर्ता होना स्वयं में एक गर्व की बात। 12.51 करोड़ की लागत से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बनाया गया प्रदेश का सबसे बड़ा सामुदायिक भवन। विधानसभा क्षेत्र में बनाए जा चुके हैं 80 से अधिक सामुदायिक भवन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं से किया आह्वान, पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं ताकि पार्टी और समाज दोनों के हित में हो सके प्रभावी कार्य। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी किया आह्वान। ज्ञान की बात नहीं होगी, मैं कुछ एक दो चीजें मुझे लगता है कि इस बारीकी में काम किया है जिसमें शायद मैंने भी कभी काम नहीं किया। तो मैं कुछ बहुत ज्ञान की बात नहीं होगी, मैं कुछ एक दो चीजें मुझे लगता है कि हमारा जो ये मंडल सुनाई देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस मंडल में लगभग 70,000 लोग हैं और 70,000 लोगों में से आपको चुना गया है। आप उनका नेतृत्व करता है, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने त्यूणी थाने में धरना प्रदर्शन कर आरोपी युवक पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। सीओ बीएल शाह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और आईटी एक्ट संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान सुलेमान निवासी देहरादून के रूप में हुई है। पूछताछ में सुलेमान ने बताया कि वीडियो गलती से पोस्ट हुई थी। पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो पता चला कि उसने 5 एआई वीडियो पोस्ट की थी, जिनमें 4 पाकिस्तान के खिलाफ और 1 विवादित थी। एसएसपी परमेंद्र डोभाल के निर्देशानुसार जनपद हरिद्वार में चारधाम यात्रा और भारत पाकिस्तान के मध्य चल रहे तनाव के दृष्टिगत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में चौकी धनौरी में गोष्ठी आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। पिरान कलियर थाना प्रभारी रविंद्र चौधरी और धनौरी के चौकी प्रभारी पुष्कर सिंह चौहान की अध्यक्षता में सभी समुदाय के लोगों, सामुदायिक संपर्क समूह, ग्राम सुरक्षा समिति और गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने स्थानीय निवासियों से बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन करने के लिए पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया है। साथ ही शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सभी लोगों से अपील की है। चौकी पुलिस द्वारा बैठक में मौजूद लोगों को बताया कि चौकी क्षेत्र में सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले और शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हैं हरिद्वार। एक खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज से की शिष्टाचार भेंट। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज का आशीर्वाद किया प्राप्त। आध्यात्मिक विषयों पर की गई चर्चा। बालोगंज भट्टा मार्ग पर पिछले 3 दिनों से लगातार सीवर बहने से लोगों की आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं सबसे अधिक खामियाजा स्कूली छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। सुबह के समय सीवर बहने से स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवर की छींटे गिरने से उनकी यूनिफॉर्म भी खराब हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा बार बार इसकी सूचना उत्तराखंड जल संस्थान को दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर होटलों और स्कूलों का सीवर खुले में बह रहा है। वहीं दुर्गंध से आसपास रहने वाले लोगों का भी जीना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही गर्मियों में महामारी का खतरा भी बढ़ने लगा है, लेकिन विभाग द्वारा अब तक इसकी सुध नहीं ली गई, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं आसपास के सीवरों के चैम्बर भी टूटे हुए हैं, जिसकी अब तक मरम्मत नहीं की गई है। स्थानीय निवासी महेश जोशी ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार सीवर बहने के कारण जहां स्कूली छात्र छात्राएं परेशान है, वहीं दुर्गंध के कारण चलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना बार बार विभागीय अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3-4 दिन से लगातार बह रहा है। इनको चैम्बर का ढक्कन ही नहीं मिल पा रहा। और यहाँ से बच्चे जाते हैं निर्मला स्कूल के, कई स्कूलों के, सब जा रहे हैं, छींटे पड़ रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ जा रही हैं, उससे छींटे पड़ रहे हैं। और यहाँ पे बीमारी का भी चक्कर है इससे, जितनी बदबू है यहाँ पे। सब होटलों का बाहर लोग इनका इधर का है। विभाग को दिए, विभाग काम कर रहा 3 दिन से, वो कह रहे ढक्कन ही नहीं मिला है इसका। नहीं, सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए बड़े परेशान, अब भीगते हुए जा रहे हैं इस पानी से। कलियर थाना क्षेत्र में गौ तस्कर और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक तस्कर घायल हो गया है, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए कलियर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर रोलहेड़ी गांव के पास जंगल के रास्ते गोवंश की तस्करी करने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई। पुलिस को देखकर तस्करों ने घबराहट में फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी सतर्कता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक तस्कर घायल हो गया, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से पुलिस को कुछ हथियार और गोवंश से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। घायल तस्कर की पहचान नौशाद निवासी भगवानपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में गौ तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और दोनों पक्ष अपने स्तर से कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। वहीं एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने स्पष्ट किया कि ये मामला 2 व्यक्तियों के बीच का व्यक्तिगत विवाद है और इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन पुलिस बल भी तैनात किया गया है। दोनों पक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया अपनाएं। यदि किसी के द्वारा कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। आज रामनगर में एक विवाद आया है, जिसमें 2 लोगों के मध्य एक जमीन के पोजीशन को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें दोनों ही पार्टी उस जमीन पर अपना अपना कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग इसको एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित बता रहे हैं। हम इसमें स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये मामला जो है 2 व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला है और उनका जो है इस जमीन को लेके पोजीशन को लेकर विवाद चल रहा है। एहतियात के तौर पर वहाँ पुलिस तैनात की गई है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। साथ ही दोनों पार्टियों को निर्देशित किया गया है कि वो इसमें अग्रिम कार्रवाई जो भी न्याय संगत कानून बने हैं उनके तहत कार्रवाई करें। अगर किसी के द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है तो पुलिस उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी।
तो वहीं आवासीय मानचित्र पास कराकर हुआ है व्यावसायिक निर्माण। एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मायाकुंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पास आवासीय मानचित्र पास कराकर व्यावसायिक निर्माण किया गया है। मानचित्र के विरुद्ध निर्माण होने पर कटा चालान। आवासीय मानचित्र पास कराकर व्यावसायिक निर्माण एमडीडीए नियमों के विरुद्ध। आर्किटेक्ट इस निर्माण सहित ऋषिकेश में एमडीडीए के विरुद्ध करवाता है निर्माण। ऋषिकेश में आर्किटेक्ट एमडीडीए के नियमों की उड़ा रहा है धज्जियां। ऐसे आर्किटेक्ट के कारनामों का जल्द ही होगा पर्दाफाश। एमडीडीए को अपनी साख बचाने के लिए ऐसे आर्किटेक्ट को करना होगा ब्लैकलिस्ट। एमडीडीए की साख को गिराने में लगा है ये आर्किटेक्ट। एमडीडीए से मानचित्र पास कराकर करता है मानचित्र के विरुद्ध निर्माण। अवैध निर्माणों और इस आर्किटेक्ट के कारनामों का जल्द करेंगे खुलासा। तो मायाकुंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पास आवासीय मानचित्र पास कराया और उसके बाद व्यावसायिक निर्माण करा लिया गया है। मानचित्र के विरुद्ध निर्माण होने पर कटा चालान। आवासीय मानचित्र पास कराकर व्यावसायिक निर्माण एमडीडीए नियमों के विरुद्ध। आर्किटेक्ट इस निर्माण सहित ऋषिकेश में एमडीडीए के विरुद्ध करवाता है निर्माण। ऋषिकेश में आर्किटेक्ट एमडीडीए के नियमों की उड़ा रहा है धज्जियां। ऐसे आर्किटेक्ट के कारनामों का जल्द ही होगा पर्दाफाश। एमडीडीए को अपनी साख बचाने के लिए ऐसे आर्किटेक्ट को करना होगा ब्लैकलिस्ट। एमडीडीए की साख को गिराने में लगा है यह आर्किटेक्ट। एमडीडीए से मानचित्र पास कराकर कराता है मानचित्र के विरुद्ध निर्माण, अवैध निर्माणों और इस आर्किटेक्ट के कारनामों का जल्द करेंगे खुलासा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक बार फिर से जो है अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। नक्शा तो पास कराया था यहां पर रहवासी का, लेकिन यहां पर व्यावसायिक निर्माण कर लिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, सबसे पहले वो जानेंगे। बिल्कुल संदीप, हम लगातार कहें जो एमडीडीए का नियमों का जो उल्लंघन होता है, जो एमडीडीए का बायलॉज है उसका उल्लंघन होता है, इस चीज को लेकर लगातार हम प्रमुखता से इन चीजों को चलाते रहते हैं। या तो एमडीडीए को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो उसके नियमों का पूर्णतः पालन हो जाए जो उसका बायलॉज है। वही स्थिति हम देख रहे हैं कि लगातार ऋषिकेश में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। इसी को देखते हुए जो वीसी बंशीधर थे उन्होंने लगभग अवैध निर्माणों को शिकायतें जो आती इसको देखते हुए 5 सेक्टरों में भी इसको बांटा था और 5 अलग अलग टीमें भी इसकी बनाई है और समय समय पर वो टीमें खाकर वहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी चलाएगी। वही मामला एक निकल के आया। यही मायाकुंड की बात करें, प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ पर घर बनाने का नक्शा पास किया गया था, जो मानचित्र पास कराया गया था और बहुत बड़ा एक हॉल और नीचे कहें तो बेसमेंट भी खोद के काफी चीजें बना दी गई हैं जो पूरा व्यवसाय में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक आर्किटेक्ट है यहाँ पर पिछले काफी समय से एक्टिव थे, जो लगातार हम यहाँ देख रहे थे कि आवासीय नक्शा पास कराते हैं और व्यवसायिक निर्माण करा लेते हैं। मतलब वो एक तरह से एमडीडीए के नियमों का पालन नहीं कर रहे, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगातार हम कहीं शिकायतें जहां जहां हम देखते हैं कि जहां उन्होंने मानचित्र पास कराए गए हैं वहां टोटल नियमों के विरुद्ध, वहां पर उस मानचित्र के विरुद्ध निर्माण हुए हैं। ये चीज हम देख रहे हैं और धीरे धीरे इन चीजों का खुलासा भी करेंगे कि इस आर्किटेक्ट ने ऋषिकेश में कहाँ कहाँ अपने मानचित्र स्वीकृत कराए गए हैं और उसके बाद कैसे कैसे वहां पर भवन बना दिए गए हैं, क्या ऐसा चीजें हैं निकल के आ रही हैं। तो वही अब हम धीरे धीरे इन चीजों का भी खुलासा करेंगे और हम एमडीडीए से मांग भी करते हैं, ये एमडीडीए से हम मांग भी करते हैं हम कि ये ऐसे लोग जो बायलॉज को धत्ता बता रहे हैं और जो एमडीडीए का नक्शा पास कराते हैं, ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट भी किया जाए जो आपके मानकों का पालन नहीं करा रहे, आवासीय निर्माण कराते हैं और व्यवसायिक निर्माण करा रहे हैं और जो नक्शा पास होता है इसके विरुद्ध निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कहीं ना कहीं विभाग को भी कार्रवाई करेगी जो उनके नियमों का, उनके संविधानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बार बार एक आर्किटेक्ट का जिक्र हो रहा है इस अवैध निर्माण को लेकर और साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि न सिर्फ इस निर्माण के पीछे बल्कि ऋषिकेश में और भी ऐसे निर्माण हैं जिसमें इस आर्किटेक्ट को सम्मिलित पाया गया है, जो रहवासी नक्शे पास होते हैं लेकिन उनको व्यावसायिक तौर पर बना दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस आर्किटेक्ट को इतना मनोबल मिल कैसे रहा है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, ऋषिकेश का जो एक तरह से अगर बात करें तो अवैध निर्माणों का अड्डा बन चुका है और समय समय पर लोग यहाँ पर इसीलिए
लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेते हैं। अभी भी एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर हो रखी है और उस पर काफी कुछ जो माननीय उच्च न्यायालय ने काफी सख्ती करी है, काफी डांट फटकार करी है एमडीडीए के नाम कि आप नियम बनाते क्यों हैं? अगर नियम बनाए तो उसका पालन होना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। और उसमें हम देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं कार्रवाइयां भी एमडीडीए के करेगी, जो हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय ने वहां पर सख्ती दिखाई है। वही स्थिति हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वही स्थिति है कि आर्किटेक्ट जो होते हैं पास करा लेते हैं और फिर उसके बाद जैसे आवास में व्यवसाय करा लिया, बनवा दिया, फिर बाद में कहते हैं कंपाउंड करा दो, अपनी भी सेटिंग कैटिंग खेल चलता रहता है और भी चलता था। मतलब एक तरह से जो नियम कानून है उसकी पूरी तरह से ये धज्जियां जो आर्किटेक्ट है ये उड़ा रहा है। और कहते हैं ना कि जितने भी अधिकतर इन्होंने ऋषिकेश में मानचित्र पास कराए गए हैं, लगभग हमारे पास काफी डिटेल्स है इस चीजों की, और वो सब या तो कंपाउंड हुए हैं, जो नहीं हो सकते हैं वो भी कम हो गए हैं, और सबसे जो मानचित्र पास हुआ है उस हिसाब से उसका निर्माण ही नहीं हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो एमडीडीए का खा रहे हैं, एमडीडीए से सब कुछ कर रहे हैं और उसी के नियमों को धक्का फैलाकर उसकी बदनामी कर रहे हैं, उसके नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वही हमारा मांग है एमडीडीए से कि ऐसे लोग जो आपके नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को बाहर करना होगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा ताकि और कोई इस प्रकार की गलती ना करे। नियमों का पालन होना चाहिए। इसी चीज को हम बता रहे हैं कि ऐसे लोगों एटीट्यूड के खिलाफ भी कड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम धीरे धीरे इन चीजों को जब बताएंगे और कहीं ना कहीं जब सबके सामने ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर फिर कार्रवाई जरूर होगी कि ये जो जिस देश पे नक्शा पास कराते हैं और जब निर्माण होता है वो बिल्कुल नक्शे के विरुद्ध होता है। कमल, जिस तरह से एमडीडीए के कर्मचारियों और अधिकारियों पर सवाल लगातार बने रहते हैं, क्या नहीं लगता कि अब शासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से बार बार ये मामले कोर्ट में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा भी इस चीज से उठता जा रहा है। संदीप, सबसे बड़ी बात कहें, शासन का मामला ये अलग अथॉरिटी होती है। यहाँ पर अगर कहें तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 13 जिलों में यहाँ पर कहें तो अलग अलग अथॉरिटी होती है। अगर हम यहाँ देहरादून की बात करें तो यहाँ पर अपना देहरादून की अगर बात करें मसूरी विकास प्राधिकरण है, अगर टिहरी में जिला टिहरी विकास प्राधिकरण है, अगर हम रुद्रप्रयाग जाए तो वहाँ अलग अलग हर जिले में अलग अलग अथॉरिटी बनाई गई है और इस अथॉरिटी के पास ही पूरी पावर होती है और अपने ही नियम कानून होते हैं। तो उसमें शासन का सिर्फ कम होता है और जो कमिश्नर होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो कुल मिला के चीजें चल रही हैं। मैंने कहा ना, जो लोग इनके नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसको नियमों को धक्का बता रहे हैं, ऐसे नियमों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जब हम धीरे धीरे इन चीजों को चलाएंगे, जब कहीं चीजें सामने निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी जरूर होती है, ये हमें विश्वास है और वही चीजें हम निकाल के लोगों के सामने ला रहे हैं। लगातार देखा है कि हम लोग खबरें उठाते रहते हैं और उन पर खबरों का असर भी देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे में अब जो एमडीडीए के उच्च अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल, जब हम एमडीडीए की जब ये चीज निकल के आती है, मैंने कहा था कि जब ये मामले निकल के आए तो जो वीसी हैं बंशीधर तिवारी, उन्होंने ऋषिकेश को अवैध निर्माणों से करना, हमने कल भी इस खबर का प्रसारण किया था कि 5 सेक्टर अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, 5 टीमें अलग बनाई गई हैं और वो जाके देखेंगे कहाँ का निर्माण गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वही देखना है कि ऐसे चीजें हैं जब ये टीमें बनाई गई हैं या अलग चीजें बनाई गई हैं तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और किस निष्पक्षता से कार्रवाई होती है, ये हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा। पर ये जो चीजें होती हैं, जो नियमों का धज्जियां उड़ाई जाते हैं, जो नियमों का अनुरूप काम नहीं होते, उसको लेकर हम लगातार जनता के सामने आवाज उठाते रहते हैं। तो हमारा काम है आवाज उठाना, वो कितनी कार्रवाई करते हैं ये भी देखना होगा। पर जब भी उनसे बात होती है तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो चीजें जो सामने आती हैं उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करते हैं। तो क्या कुछ अभी तक एमडीडीए की तरफ से ऐसी लिस्टिंग की गई है जो अवैध निर्माणों की हो, या ऐसे लोग जो अवैध निर्माण करते हो उनके खिलाफ कुछ लिस्टिंग बनाई गई हो, उन पर आगे की कार्रवाई अमल में लाए जाने की तैयारी हो? हाँ बिल्कुल, जैसे हमने अभी इस हनुमान मंदिर की हमने बात कही, जो यहाँ निर्माण हो रहा है उसका चलान काट दिया गया। तो चलान जैसे काट दिया गया तो उसके बाद प्रक्रिया होती है। जैसे आपका चलान काट दिया गया, जो आपका नक्शा पास है, आप बताइए उसमें कितना क्या हुआ, उसमें सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद फिर धीरे धीरे आगे सीलिंग की कार्रवाइयाँ होती हैं और बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। यही देखना हो तो हम यही एमडीडीए के अधिकारी भी यही कहते हैं कि आप खुद ऐसा काम करते हुए हैं, जो अगर आपने व्यवसायिक निर्माण करना है तो आप व्यवसायिक निर्माण करें, व्यवसायिक नक्शा पास कराएं। आप क्यों आवासीय नक्शा पास करा रहे हैं? पर
कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो लोग कहीं ना कहीं वो कहते हैं अब किससे बात करो जी, उसने ऐसा बना दिया, उसने, अरे जिसने कैसा बना दिया वो कितना झेल भी रहा होगा, कितने परेशानी होगा, तो आप ऐसा गलत काम क्यों करते हैं। इसीलिए एमवीडी के अधिकारी भी कहते हैं कि भैया जो बायलॉज है उनके अनुसार काम करो, क्योंकि सरकारी चीज जब एक बार चलान कट जाता है, एक बार फाइल शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जल्दी से दबती नहीं है, ना आपका निस्तारण होता है कि जब तक आप नियमों के विरुद्ध, नियमों के अनुसार काम नहीं करेंगे। तो ये चीजें लगातार चलती रहती हैं। अब यही देखना है कि जो ये टीमें बनी है, जो 5 सेक्टर में बांटा गया है, अब वो कितनी प्रभावी कार्रवाई वहाँ अपने अपनी जो सेक्टर बनाए गए वहाँ कितनी हो पाती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा की सटीक रणनीति के चलते उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जा रहा है। वहीं कुंडा कोतवाली पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। कुंडा पुलिस टीम ने चौधरी बस सर्विस की बोलेरो कार और बस में तोड़फोड़ और फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने वाले 2 शातिर बदमाशों सलमान और फैसल को हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर में एक खोखा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि थाना कुंडा क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 734 पर 2 वाहनों स्कॉर्पियो और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स कार में सवार सलमान और उसके साथियों ने बोलेरो कार और एक बस पर डर का माहौल बनाने और देहरादून से लखीमपुर खीरी सड़क मार्ग पर सवारी वाहन चलाने के लिए अवैध रूप से एक क्षेत्र अधिकार कायम करने के उद्देश्य से एक से अधिक बार फायर झोंक दी। साथ ही सलमान और उसके साथियों ने बस में तोड़फोड़ कर सवार व्यक्तियों के साथ गाली गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। हुड़दंग मचाने के बाद सलमान और उसके साथी अन्य राज्य भाग गए। बोलेरो कार चालक शैलेंद्र ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शैलेंद्र की तहरीर पर सलमान और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक कुंडा को निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस ने कड़ी सुरागरसी पतारसी करते हुए फरार चल रहे आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयासरत है। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी देहरादून में एक के बाद एक स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि राजधानी देहरादून के अलग अलग क्षेत्र से पर्स, मोबाइल स्नैचिंग की शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम एक्टिव की गई। इसी कड़ी में पुलिस ने आज अश्विनी, आशीष और विकास नाम के बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल दोपहिया वाहन बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नशे की लत में पड़ने की वजह से वे आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के बाद मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलखंड पैदल मार्ग के जंगल में एक युवक का सड़ा गला शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मामले में जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक बीते रोज वन विभाग की टीम ने पुलिस को सूचना दी कि नीलकंठ पैदल मार्ग के जंगल में एक युवक का सड़ा गला शव पड़ा है। सूचना मिलते ही लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। देखा कि शव के पास एक गिलास और हरियाणा ब्रांड की शराब की बोतल पड़ी है। थाना प्रभारी ने बताया कि अंदाजा है कि शव करीब 7 से 8 दिन पुराना है। मृतक के कपड़ों से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला है, जिससे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के सभी थाना क्षेत्र को शव मिलने की जानकारी दे दी है। पुलिस नीलकंठ और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है। युवक की पहचान करने के प्रयास पुलिस ने तेज कर दिए हैं। इसी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतजार है, जिसमें युवक की मौत के स्पष्ट कारण पता चल पाएंगे। प्रथम दृष्टि युवक की उम्र 45 से 50 साल के बीच की होनी प्रतीत हुई है।
तो वहीं भ्रष्टाचार पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या। शहरी और ग्रामीण जनता के फायदे के लिए की गई थी जिला विकास प्राधिकरण की स्थापना, अपने उद्देश्य के विपरीत काम कर रहा प्राधिकरण। यशपाल आर्या का कहना है लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने में रहा विफल, संगठित भ्रष्टाचार को दे रहा बढ़ावा, लोगों की मदद करने की बजाय कर रहा उन्हें परेशान, गरीबों के लिए एक अभिशाप बना प्राधिकरण। ये कहना यशपाल आर्या का। जिला विकास प्राधिकरणों में पनप रहा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को संरक्षण दे रही सरकार, आम नागरिकों के छोटे छोटे निर्माण कार्यों को बिना वजह किया जा रहा सील, छोटे छोटे नक्शे पास करने के एवज में अधिकारी 2-2 लाख रुपए की मांग रहे रिश्वत नहीं मिलने पर मकान सील करने की देते हैं धमकी। जनता की जनभावनाओं को देखते हुए किया जाए इसको समाप्त। जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको लगता है कि क्रूज सिर्फ समुंदर पर